नमस्ते बच्चों। तो चलिए चैप्टर के अंत में अब हम लोग देखते हैं एक क्लोजर लुक कि आदिवासी ट्राइबल्स जो थे वो किस तरीके से रहते थे। तो इससे पहले कई सारे चीज़ों को हमने पढ़ा। ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम था, उनका व्यापार कैसे प्रभावित हुआ। फिर हमने देखा कि फॉरेस्ट लॉज उनके सारे चीज़ों को, उनके पब्लिक एक्टिविटी को कैसे प्रभावित किया। यहाँ हम देखते हैं कि सर्च ऑफ वर्क के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं और इस दौरान देखते हैं कि फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी प्लांटेशन का जो काम शुरू हो गया था और ये एक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहा था, साथ ही साथ माइनिंग चल रही थी। तो ट्राइबल्स को लार्ज नंबर में यहाँ रिक्रूटमेंट किया जा रहा था टी प्लांटेशन आसाम के लिए और ख़ास करके कोल माइंस इन झारखंड के लिए। तो आसाम और झारखंड में बहुत ज़्यादा इनको रिक्रूट किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इनका रिक्रूटमेंट हो रहा था तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर जो इनको मनी दे रहे थे, यानी कि वेजेस जो था इनका काफ़ी लो वेजेस था और बदले में जो इनको काम मिलता था वो काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था। साथ ही साथ जहाँ प्लांटेशन वर्क के लिए ये गए थे तो प्लांटेशन वर्क में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे रखा जाता था, जिसके तहत वो 3 साल तक अपना घर लौट नहीं सकते। तो थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रिवेल्ड अगेंस्ट। तो जो ये ट्राइबल ग्रुप थे उन्होंने अपना विरोध दर्ज करना शुरू किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध या प्लांटर्स के विरुद्ध। और फिर उसके बाद जो चेंजेस थे उस लॉ में, चेंजेस जो आए थे उससे चेंजेस का डिमांड करने लगा कि जो लॉ बनाया गया है कंट्री में उसमें चेंजेस लाया जाए। जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं, जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जो वो पे नहीं कर पा रहे थे, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ट्रेडर्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, इन सब के विरोध में ट्राइबल्स पीपल ने अपना रिवेल स्टार्ट कर दिया। देखते हैं कि इसी रिवेल में 2-3 रिवेल जो है जिसका यहाँ पे नाम दिया गया है। एक है आपका कोल जो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। दूसरा है संथाल जो 1855 में हुआ। फिर वहीं देखें तो फिर बस्तर है जो 1910 में हुआ। फिर वारली रिवोल्ट है जो 1940 में हुआ। तो इन सारे मूवमेंट को देखते हैं तो उसमें से एक नाम जो होता है वो काफ़ी फेमस है और वो है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा के बारे में जान लें कि इनका जो जन्म हुआ था मिड 1870s में हुआ था, 1870 के मध्य में हुआ था और ये गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी जो थे वो फॉरेस्ट में भेड़ चराया करते थे। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोंदा ग्रेजिंग शिप प्लेइंग द फ्लूट, और ये उन्हीं के आसपास रहा करते थे। यहाँ तक कि जो इनका जीवन यापन था उनके बीच हुआ था, जहाँ पे इनका खेल जो था वो बांसुरी बजाना, डांसिंग करना, लोकल अखाड़ा में लड़ना, इस तरीके का ये एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। तो पॉवर्टी के कारण, फोर्स बाय पॉवर्टी, हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। तो इनके पिताजी भी काम के लिए जगह जगह घूमते रहते थे। एंड जब एडोलेसेंट में यानी बाल्यावस्था से जब ये ऊपर आए, किशोरावस्था में आए, तो बिरसा मुंडा ने मुंडा अपराइजिंग की कहानी सुनी थी, जिसमें बताया गया था कि जो इनके सरदार हुआ करते थे, जो इनके लीडर्स थे, उन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ये जो डिकूज हैं उनके विरुद्ध रिवोल्ट करने की बात सिखाई थी। और ये अपने गोल्डन एज के बारे में बात करते थे कि जिस समय कोई भी डिकूज जो था इन पे ऑपरेशन नहीं करता था, यानी कि ऑपरेसिव पॉलिसी लागू नहीं करता था, इनको तंग नहीं करता था और ये सारे डिकूज के ऑपरेशन से फ्री थे और इनके पास कई सारे एंसेस्ट्रल राइट्स थे जो इनसे अभी छीन लिया गया है और इसको चाहिए कि इनके कम्युनिटी को वो राइट्स दिया जाए। तो देखते हैं कि दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेल्टर्स ऑफ द रीजन। वो अपने आप को इस रूप में देखते थे कि जो इनका ओरिजिनल सेल्टर्स है
वो इनके पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, इनके डिसेंडेंट के द्वारा दिया गया है और उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी मतलब ये जो लड़ाई है वो मुल्क की लड़ाई है और रिमेनिंग पीपल जो है उनको अपने किंगडम में बैक लाना होगा और वो पुराने जो एंसेस्ट्रल राइट्स है उनको रिस्टोर करने के लिए उनको संघर्ष करना होगा। सो बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरीज स्कूल। बिरसा मिशनरीज स्कूल में ही पढ़ा। उन्होंने यहाँ पे देखा कि जो वहाँ पे ये कहा गया कि इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडा टू अटेन किंगडम ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति इनको हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले उनको क्रिश्चियनिटी अपनाना पड़ेगा और बैड प्रैक्टिसेस को त्यागना पड़ेगा। फिर उसके बाद बिरसा मुंडा मिशनरीज स्कूल से हटके कुछ दिनों तक वैष्णव प्रोमिनेंट जो उपदेशक हुआ करते थे, वैष्णव को मानने वाले, उनके बीच रहे। तो उनके बीच में उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी का महत्व समझा, शुद्धता और सत्यता का महत्व को समझा। सो बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाई द मेनी ऑफ द आइडियाज़ केम विद द टच ऑफ ग्रोइंग अप ईयर। तो इन सारे आइडिया से वो काफ़ी प्रभावित हो रहे थे और उनका मूवमेंट जब शुरू हुआ तो उनका एकमात्र मूवमेंट का एम जो था वो था ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना। ट्राइबल सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, जो भी बुराइयां आ चुकी है, जैसे कि लिक्वर वो पिया करते थे तो शराब का त्याग करना, अपने आसपास गांव को साफ़ सुथरा रखना और यहाँ तक कि विच क्राफ्ट और सॉर्सरी, जो जादू टोना तंत्र मंत्र में ये लोग विश्वास रखते थे, इन सारे चीज़ों का जो अंधविश्वास था उसको त्यागना। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें कर रहे थे वो सिर्फ मिशनरीज से इन्फ्लुएंस होके। आप देखते हैं कि बिरसा मुंडा जो है मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड के भी विरुद्ध होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये आउटसाइडर हैं और ये मुंडा का जो वे ऑफ लाइफ है उस पर रूल करना चाहते हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। सो 1895 बिरसा मुंडा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। तो 1895 में बिरसा मुंडा जो है वो लोगों को तैयार करते हैं विरोध के लिए और अपने ग्लोरियस पास्ट को रिकवर करने के लिए। वो बात करते हैं अपने गोल्डन एज का, वो बात करते हैं कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग, प्लांटेड ट्री और ऑर्चर्ड्स का। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, हमें कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए, कल्टीवेशन यानी कि खेती करनी चाहिए, तो और हमें ईमानदारी से रहनी चाहिए। सो बिरसा आल्सो वांटेड पीपल वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड। तो मेन मोटो था कि बिरसा चाहते थे कि फिर से ये लोग जो हैं वो अपने ज़मीन पे काम करें और अपने ज़रूरत की चीज़ों को उगाएं। सो ये चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए वरीड कर देने वाली थी, उनको चिंता में डाल देने वाली थी और इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनको पकड़ने का प्लान बनाया, इनको बंदी बनाने का प्लान बनाया। तो ये चूँकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को वरीड करने वाली मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात थी कि बिरसा मुंडा का जो पॉलिटिकल एम था, वो पॉलिटिकल एम ये था कि वो चाहते थे कि मिशनरीज, मनी लेंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें लाई गई है या फिर जो लोग ऑपरेशंस का कारण है, जो ये क्रूरता का कारण है, वो उन सारे चीज़ों को रिमूव किया जाए और मुंडा राज लाया जाए, मुंडा राज और जिसके हेड बिरसा मुंडा हो। तो इस तरीके से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा राज लाने की बात की गई थी, ये इनका पॉलिटिकल एम था। तो इस पॉलिटिकल एम से डरकर जो अंग्रेज थे वो इनके विरुद्ध हो गए और इनको पकड़ने का प्रयास करने लगे। सो द लैंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वेयर डिस्ट्रॉइंग, ब्रिटिश के लैंड पॉलिसी जो थे वो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। हिंदू लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर जो थे, हिंदू लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर्स जितने भी थे वो भी कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को जो थे परेशान कर रहे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंट लिया करते थे और यहाँ तक कि मिशनरीज के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उनके ट्रेडिशनल कल्चर को डिस्टर्ब किया जाता, क्रिटिसाइज़ किया जाता। तो इन सारी बातों को बिरसा मुंडा ने लोगों के बीच पहुँचाने का काम किया और 1895 में उन्होंने एक विद्रोह शुरू किया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। अब ब्रिटिश सरकार ने इस मूवमेंट के बदले में 1895 में बिरसा मुंडा को बंदी बना लिया और उस पर
राइट का चार्ज लगाया गया, दंगा करने का चार्ज लगाया और 2 ईयर के लिए उनको बंदी बना दिया गया। फिर 1895 में बंदी बनाया गया, 2 साल बाद उनको 1897 में छोड़ दिया गया। और जब वो बाहर आया तो ऐसा नहीं कि फिर वो शांत हो गया, वो काम नहीं कर रहे। बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया कि लोगों के बीच में जो ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज थे उसको आगे बढ़ाने का काम करने लगे। और रावण यानी कि जो डिकूज थे या जो यूरोपियंस थे उनको डिस्ट्रॉय करने की बात करने लगे। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किंगडम अंडर लीडरशिप, एक अपने लीडरशिप में किंगडम की स्थापना की बात करने लगे। सो बिरसाज फॉलोअर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डिकू। तो बिरसा के जो फॉलोअर थे वो यूरोपियन या डिकूज के पावर का जो सिंबल था, जैसे कि पुलिस स्टेशन, चर्च, इन मनी लेंडर की जो प्रॉपर्टी या फिर ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी थी, इन सारे चीज़ों को टारगेट करके उसको तोड़ना जलाना शुरू कर दिया। और बिरसा राज के रूप में एक वाइट फ्लैग को अपनाया और ये बिरसा राज के फ्लैग के रूप में, सिंबल के रूप में उसको माना जाने लगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें वो काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रखे। 1900 में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है एक जनरल कारणों से। और ये जनरल कारण क्या था कि उनको कोलेरा हो गया था और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और हम लोग जानते हैं कि उस समय 1900 के समय कोलेरा, डायरिया ये सब एक महामारी के रूप में आती थी और गांव के गांव साफ हो जाता था, यानी कि एक एक गांव के लोग पूरे डेथ कर जाते थे, मर जाते थे। तो इस तरीके से ये मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे अपना पेस जो है ख़त्म हो गया इसका, एंड मूवमेंट फेडेड आउट, मूवमेंट का प्रभाव जो था ख़त्म हो गया। लेकिन मूवमेंट का प्रभाव ख़त्म हो जाने के बावजूद जो मूवमेंट में देखने को हमें मिलता है कि जो इम्पोर्टेंस है इसका अपना, वो पहला इम्पोर्टेंस ये है कि उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो लॉ था, इस चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, उसको ईजिली जो है वो डिकूज के द्वारा हमारे ऊपर जो डाला गया था, यानी कि जो ट्राइबल्स के ऊपर डाला गया था, उसको उसके विरुद्ध लोगों को खड़ा किया। पहला जो एकदम इम्पॉर्टेंट था, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइब्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डिकूज। तो अब जो लॉ का विरोध होने लगा तो कॉलोनियल पावर्स को ये आसान नहीं रह गया था कॉलोनियल पावर्स के लिए कि वो इनके ज़मीन को टेकन ओवर कर सकें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं इस मूवमेंट का जो सामने निकल कर आता है, इट शोज वंस अगेन दैट ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। यानी कि ट्राइबल पीपल के अंदर ये उत्साह भरने का इन्होंने काम किया कि उनके पास ये पावर है, ये शक्ति है कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दे डिड दिस देयर ओन स्पेसिफिक वेज, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो अपने अपने तरीके से ये सब वो लोग काम करने लगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई डू वी नीड कैश, हम लोगों को कैश की ज़रूरत क्यों होती। तो जानते ही हैं कि पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें एक सामान को बदले में दूसरा सामान लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, चीज़ें बढ़ी, हमारी ज़रूरतें बढ़ी, तो अब ये बहुत ही मुश्किल था कि कौन सा सामान हमें चाहिए और किसके पास ये मिलेगा ये ढूंढना। तो इसलिए हम अपना सामान कहीं भी बेच सकें और अपने सामान ज़रूरत की सामान को कहीं से भी खरीद सकें, इसके लिए कैश जो था एक कॉमन मीडियम बना और इसीलिए हमें कैश की आज ज़रूरत पड़ती। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप सभी अपना ये जो क्वेश्चन आंसर है लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर इसको करेंगे और एक बिरसा मुंडा के जीवन के ऊपर आप एक नोट्स लिखकर हमारे साथ शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद।